मास डिवाइड हो जाएगा। जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर आप उस रूम को पार्शियल इमेजिनरी बाउंड्री से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो इस तरफ एक तरफ मास होगा वो कितना होगा, m/2, और जो दूसरी तरफ होगा वो कितना होगा, M/2। m/2। वेरी गुड। सिमिलरली व्हाट विल हैपन विद वॉल्यूम? वॉल्यूम के साथ क्या होगा बेटा? आकाश गोयल। सब वॉल्यूम सर सेम रहेगी। वॉल्यूम सेम रहेगी, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास गिलास में कोई अगर आपके पास बॉटल में 1 लीटर पानी है, ठीक है, उसको आप इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो कितना पानी होगा और इस वाले पार्ट में कितना पानी होगा बेटा? सर V/2 V/2। V/2। अगर बेटा V कैसे रहेगा, वॉल्यूम हाफ नहीं हो जाएगा? जितना एयर मान लीजिए वन अच्छा मीटर अच्छा अच्छा सर, वन अलग वन मीटर अलग। क्यूब, हाँ 1 मीटर क्यूब थी तो जी पॉइंट सर। फाइव मीटर क्यूब और 0.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ ठीक गया? है सर। ठीक है। जी अभिषेक, सर। अभिषेक बग्गल, अभिषेक बग्गल। जी हाँ जी सर, आ गया सर, बघेल नॉट बगल। बग्गेल। ओके, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर? तो टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको बोलने दो बेटा। सर टेम्परेचर सेम रहेगा। अरे उसको बोलने दो जिससे पूछा है मैंने। अच्छा सर, सॉरी सर। टेम्परेचर सेम रहेगा, क्यों? कांस्टेंट रहेगा सर। क्यों? क्यों बेटा? हाँ अक्षत सिंह, तुम बताओ बेटा क्यों रहेगा कांस्टेंट? बताएगा अक्षत? नहीं पता सर। अच्छा ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रूम में बैठे हैं किसी, ठीक है, अगर आप उसको दो इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो इस साइड जिस साइड आप बैठे हैं उस साइड भी टेम्परेचर T रहेगा और जो दूसरी साइड है उस साइड भी टेम्परेचर T रहेगा। अगर टेम्परेचर T ना रह के T/2 हो जाता तो लोग एसी क्यों खरीदते? अपने कमरे को दो पार्ट में तोड़ लेते, टेम्परेचर आधा आधा हो जाता। समझ में आया? इसका मतलब ये जो दो प्रॉपर्टी थी ये मास पे डिपेंड कर रही थी। बेटा किसका ये खुला हुआ है? कुंज, सर माइक ऑफ करो बेटा। तो जो मास और वॉल्यूम जो थी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। इट मींस ये किस पे डिपेंड कर रही थी? एक्सटेंट पे, कि कितना एक्सटेंड है या फिर कितना मास है। जब हमने एक्सटेंट को हाफ कर दिया, उसके एरिया को हाफ कर दिया, उसके वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो जो प्रॉपर्टी इसके साथ जो एक्सटेंसिव थी वो डिपेंड कर रही थी तो वो हाफ हाफ हो गई। बट जो टेम्परेचर है ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो मास पे या फिर एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो कितनी कितनी हो जाएगी? T और T ही रहेगा। सिमिलरली विथ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी आदित्य? कांस्टेंट रहेगी सर, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। तो डेंसिटी, जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास में वाटर लिया है, अगर उसको आप दो पार्ट में तोड़ते हैं तो डेंसिटी चेंज थोड़ा होती है। डेंसिटी वही रहती है क्या? 1000 kg/m3। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर? प्रेशर क्या होगा बेटा? प्रेशर क्या होगा? कुंज आप बताओ बेटा, प्रेशर क्या होगा? कुंज, करण आप बताओ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। आप बताओ हेलो। प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा करण? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज। सर प्रेशर मैं पे ये क्या? पूछ रहा हूँ सर, ये डेंसिटी का हिसाब समझ में नहीं आया सर, ये आधी आधी कैसे हो जाएगी? आधी आधी कहाँ हुई बेटा? मतलब वो डेंसिटी मतलब आधी होनी चाहिए ना, आधी आधी हो जानी चाहिए ना सर डेंसिटी तो। बेटा आपके पास एक, आपके पास वाटर है, ठीक है, हाँ जी। तो वाटर को अगर आपने एक ग्लास में रखा है, हाँ उसको इक्वली दो ग्लास में कर दो तो मास आधा आधा हो जाएगा, हाँ। वॉल्यूम आधा आधा हो जाएगा, यस सर। टेम्परेचर आधा आधा तो नहीं होगा ना, अपने आप तो नो ठंडा सर। नहीं हो जाएगा। तो नो डेंसिटी सर। कैसे चेंज हो जाएगी बेटा? पहले ऑयल उसमें अगर वाटर में फ्लोट करता है तो अब ऑयल डिप सर होना क्यों जाएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ बेटा। डेंसिटी सर, अगर जो मान लो एक गिलास पानी है हमारे पास, हाँ। ठीक है सर, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सर 100 है। हम्म। तो सर अगर जो ना आधा आधा कर देंगे तो 50-50 नहीं हो जाएंगे डिवाइड? बेटा वो तभी तो वही तो समझा रहा हूँ बेटा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव इसीलिए तो पढ़ाई जा रही है कि कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है, बात सुनो, आप खुद सोचो ना, अगर आपके पास वाटर है, क्या वाटर की डेंसिटी कितनी पढ़ते हो आप? 1000 किलो, यस सर, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। लकड़ी तैरती है उसके ऊपर। यस सर। अगर पानी का, अगर मान लो एक गिलास में ले रखा और दो दो पार्ट में तोड़ देंगे, उनकी डेंसिटी हाफ हाफ हो जाएगी, तो लकड़ी तो डूब जाएगी उसमें। फिर ऐसा होता है? नो सर, नहीं होता ना। तो इसका मतलब डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे और एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताओ अब। सर प्रेशर सर हाफ हो जाएगा। इंटेंसिव है, प्रेशर भी इंटेंसिव। प्रेशर भी इंटेंसिव है। प्रेशर भी बेटा हाफ नहीं होगा ऐसे तो, अगर होगा तो, वरना रूम का अगर आप दो पार्ट में अगर रूम को तोड़ोगे तो वरना क्या हो जाएगा? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाफ हाफ हो जाएगा, तो फिर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कंफर्टेबल होती है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो सिमिलरली विस्कोसिटी भी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है देखने का कि आपकी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। आप सिस्टम को एक सिस्टम कंसीडर कीजिए, उसके अंदर प्रॉपर्टी मानिए और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी हाफ हो रही है, इसका मतलब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अगर वो सेम रह रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जैसे यहाँ पे प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स को हम लिख सकते हैं M इंटू जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मास आ रहा है, बट फिर भी ये हम प्रेशर की कौन सी बोल रहे हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। यहां पर मास आ रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां पर एरिया भी आ रहा है नीचे में, और जो रेशियो होता है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो बेटा कभी भी फॉर्मूले को देख के आप नहीं बता सकते कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सेम केस विद डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप एक पहली नजर में देखोगे कि इसमें तो मास आ रहा है, यानी कि मास पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बट डेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो मास अपॉन वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? यस सर। ओके, तो आगे बढ़े बेटे से। ओके, सो अभी तक जितना हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, हमने सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी। सिस्टम क्या होता है? A fixed quantity of matter, और या फिर रीजन इन स्पेस चोजन फॉर स्टडी। सिस्टम के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोज हु डिपेंड अपॉन मास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन मास। Third one is specific property. Specific property is the ratio of extensive property per unit mass. Okay. So now let's move to the next topic, that is thermodynamic equilibrium. Okay. So thermodynamics deals with thermodynamics deal with the system in equilibrium. अगर कोई सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा तभी हम क्या है उस पर कोई एनालिसिस कर पाएंगे। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझना। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है यानी कि उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है मतलब जो सिस्टम जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसमें कोई भी जो अनबैलेंस फोर्स है वो विद इन द सिस्टम और ऑन द सिस्टम कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा। अब कोई भी सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब बोल सकते हैं? उसके लिए 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही हम बोल सकते हैं कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड जो कंडीशन है वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और जो थर्ड कंडीशन है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर से समझिए, कोई भी सिस्टम की स्टडी करनी है हमको, या उस पर कुछ हमको निकालना है कि इतना हीट इंटरेक्शन हुआ, कितना मास इंटरेक्शन हुआ है, कितना इसका वर्क किया होगा, कितनी हीट ट्रांसफर हुई होगी, तो वो हम तभी कर सकते हैं जब सिस्टम किसमें होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? आप टाइप कर सकते हैं बेटा। यस सर। ओके, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कोई सिस्टम के विद इन द सिस्टम कोई टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो,
यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर क्या हो, टेम्परेचर सेम हो। जैसे बेटा आवाज ये किसकी आ रही है, माइक ऑफ कर लीजिए बेटा तुरंत, करण। ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब टेम्परेचर फॉर एंटायर सिस्टम कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, एक मान लीजिए कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, आपने बड़े बड़े ट्रक्स देखे होंगे जो ऑयल्स को गैस को लेके जाते हैं, तो उस तरह का कंटेनर मान लीजिए और उसके अंदर कोई गैस फिल है। तो अगर उस कंटेनर के अंदर टेम्परेचर हर कॉर्नर में, अगर मान लीजिए कोई जैसे मान लो बहुत बड़ा कंटेनर है और उसके अंदर इस कॉर्नर में हर जगह पर टेम्परेचर सेम है, तभी हम क्या बोलेंगे वो सिस्टम किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर टेम्परेचर सेम नहीं होगा, कहीं पर कंटेनर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, किसी कॉर्नर में कम है, तो क्या होगा, वहां पर एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगा, जिसके इसका मतलब वहां पर क्या है, अभी टेम्परेचर सेम नहीं है, तो इसका मतलब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यही है कि उसके अंदर टेम्परेचर सेम है, यानी कि वहां पर कोई भी अंदर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो हीट को फ्लो कर रहा है। दैट इज क्लियर। सर ड्राइविंग फोर्स क्या है? बेटा ड्राइविंग फोर्स मतलब जो चला रहा है, ठीक है, हीट को इधर से उधर, उधर से इधर लेके जा रहा है, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली एक सिस्टम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, जब कोई भी सिस्टम के अंदर कोई फोर्स नहीं होगा, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, यानी कि सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अब वो कब होगा, मान लीजिए अगर जैसे हमने कंटेनर का एग्जांपल लिया, तो अगर एक जगह पर प्रेशर ज्यादा है, दूसरी जगह पर प्रेशर कम है, तो क्या होगा, जो हाई प्रेशर है वहां से जो गैस होगी वो फ्लो करेगी किस तरफ को, लो प्रेशर की तरफ, और ऐसे में क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो एक सिस्टम को हम तभी इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं जब उसके अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना हो, यानी कि उसका प्रेशर क्या हो, फॉर एंटायर सिस्टम के लिए कांस्टेंट हो, ठीक है। अब दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है इनसाइड द सिस्टम, या फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है। अगर सेम जैसे अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगी। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो करेगा, फ्लूइड फ्लो करेगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन डिफरेंट, कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो भी क्या होगा, कंसंट्रेशन सेम होने के लिए फ्लूइड मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उस टाइम पे हम नहीं कह सकते कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, तो वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड वन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड वन केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट होगा, कोई हीट फ्लो नहीं हो रही होगी विद इन द सिस्टम। सेकंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है सिस्टम का, उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। थर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई भी वहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होगी या फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होगा। यहां तक क्लियर? सबको टाइप करके बता सकते हैं बेटा, कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज लिख सकते हैं। क्लियर बेटा यहां तक? यस सर। ओके, वेरी गुड। सुनिए, अब एक एग्जांपल सोचिए जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा वाटर टैंक है, ठीक है, जैसे पानी की टंकी होती है, बहुत बड़ी पानी की टंकी है। अगर उसमें जो उसकी अपर सरफेस है टैंक की, अगर वहां पर जो वाटर का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, और जो बॉटम पे है टेम्परेचर वो कितना है, 20 डिग्री है, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा? नो नो सर। नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आप उसका टेम्परेचर नापते हैं, उसका टेम्परेचर अगर नापते हैं तो क्या आएगा, आप अगर बॉटम की तरफ से नापेंगे तो कुछ और आएगा, अपर साइड से नापेंगे तो कुछ और आएगा, अगर आप मिडिल से नापेंगे तो कुछ और आएगा, और थोड़ी देर बाद नापेंगे तो फिर से चेंज आएगा। यानी कि सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में था ही नहीं, तो आप जो प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं वो आपको सही मिलेगी नहीं। तो इसीलिए ये कह रहा था मैं कि जो किसी भी अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करनी है तो वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तभी उसकी प्रॉपर्टी की रीडिंग कांस्टेंट आएगी, तभी हम उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलर केस विद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो वाटर इधर से उधर फ्लो ही करते रहेगा, तो हम सिस्टम की स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, कोई रिएक्शन होने में लगी है तो हीट जनरेट होने में लगी होगी, या हीट एब्जॉर्ब होने में लगी होगी, या कंपोजिशन चेंज होने में लगी होगी, तो ऐसे केस में हम थर्मोडायनेमिक एनालिसिस नहीं कर सकते। तो कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, नेक्स्ट। So if all
the above condition are satisfied, then our system is said to be in thermodynamic equilibrium. So I have already explained you this point. So आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So next topic is state. Next topic is state. अब state का मतलब ये नहीं है कि यहां पर आप किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, इस तरह की नहीं. ये कौन सी स्टेट है? ये स्टेट जिस तरीके से मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आता है तो उसकी खुद की टर्मिनोलॉजी होती है, वो अपनी टर्मिनोलॉजी बना रहा है. इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स की खुद की एक टर्मिनोलॉजी है. जैसे आपने सिस्टम बोला पहले, फिर प्रॉपर्टीज बोला उस चीज के लिए, फिर आपने थर्मल इक्विलिब्रियम में एक टर्म सुनी. अब इसी तरीके से एक और टर्म आई है स्टेट. ठीक है, अब ये स्टेट क्या डिफाइन कर रही है, इसका क्या मीनिंग है, ये इस टॉपिक में हम समझेंगे. ठीक है, तो द यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट. इसका क्या मतलब है, ये टर्म आप समझते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, आप सिस्टम भी समझते हैं. ठीक है, तो यूनिक सेट का मतलब क्या है, यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट. लेट्स कंसीडर अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. दिस पिस्टन हैज नो वॉल्व. तो कोई भी पिस्टन के अंदर कोई भी वॉल्व नहीं है, तो हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट चूज किया है. ये पिस्टन है, ये पिस्टन ट्रू एंड फ्रो मोशन कर सकता है और इस सिलेंडर के अंदर गैस फिल है. तो यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या होगा, जो गैस इनसाइड द सिस्टम है. ठीक है, अब हमारे पास हमारा सिस्टम है. अब हम इस सिस्टम की प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं. प्रॉपर्टी कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको इसका टेम्परेचर चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे इस गैस के अंदर, वो हमको क्या दे देगा, टेम्परेचर की रीडिंग दे देगा. सिमिलरली हम क्या मेजर कर सकते हैं, इसका प्रेशर. जैसे हम अपने टायर का प्रेशर मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम प्रेशर गेज की मदद से हम क्या मेजर कर सकते हैं, इसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं. हम इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मान लीजिए हमको डायामीटर पता है इसका और हमको इसकी लेंथ पता है, तो हम इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई सिस्टम के लिए, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ दिस सिस्टम. सो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, PV इजिकल टू MRT लगा सकते हैं, वहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम सीधे सीधे मास मेजर भी कर सकते हैं. ओके, अब हमारे पास मास आ गया, वॉल्यूम आ गया. क्या आप डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी. अब ये दो टर्म आपके लिए नहीं है, एंथैल्पी और एंट्रोपी. जिस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टीज, हमने कुछ प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली मेजर कीजिए. देखिए, जो बहुत इजी है मेजर करना, पहली टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, बहुत इजी था. मास भी हम मेजर कर सकते हैं, मगर हम मास मेजर क्यों करें, जब हमारे पास PV इजिकल टू MRT गैस इक्वेशन है, तो हमने m वहां से कैलकुलेट कर लिया. इसी तरीके से हमने डेंसिटी भी हम मेजर कर सकते थे, बट हमारे पास जब मास है और वॉल्यूम है तो हमने डेंसिटी भी कैलकुलेट कर ली. सिमिलरली वी विल ऑल्सो कैलकुलेट एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. तो हम क्या कर लेंगे, एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे. अभी ये दोनों टर्म आपने नहीं पढ़ी है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन दोनों टर्म्स का मतलब भी समझ में आएगा आपको. ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, हमारे पास कोई सिस्टम था और हमने ये माना था कि ये सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में. जब कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, उसका प्रेशर चेंज होगा नहीं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगी नहीं. तो यानी कि जो हमने टेम्परेचर मेजर कर लिया वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जो प्रेशर मेजर कर लिया वो प्रेशर भी कांस्टेंट है. तो उसका वॉल्यूम भी जो है क्या है, कांस्टेंट है. अब उसमें जो इस इंस्टेंट पे, इस टाइम पे जो इसका मास है वो भी हमने निकाल लिया. सिमिलरली हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर ली, एंथैल्पी कैलकुलेट कर ली और एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली. अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी कि नहीं होंगी, आदित्य? हाँ बताओ बेटा. सर नहीं होंगी. नहीं होंगी, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी. यानी कि ये सिस्टम की जो ये प्रॉपर्टी है, हमको एक सेट मिल गया प्रॉपर्टी का. क्या मिल गया? सेट, यूनिक सेट मिल गया है प्रॉपर्टी का. तो ये जो यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, यही सिस्टम की क्या है, स्टेट है. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अगर कोई सिंगल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी. क्लियर और नॉट? क्लियर सर. फिर से समझ, एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, स्टेट क्या है?
यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसके अंदर कोई गैस फिल है, ठीक है, अभी ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है विद इन द सिस्टम वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। अब हमको स्टेट डिफाइन करनी है। स्टेट कैसे डिफाइन होती है? स्टेट डिफाइन होती है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कहां से लाएंगे? थर्मोमीटर एक इंसर्ट करेंगे, इसकी टेम्परेचर की रीडिंग मिल जाएगी। सिमिलरली इसका प्रेशर डिफाइन करना पड़ेगा, जो गेज होते हैं उनसे हम इसका प्रेशर निकाल लेंगे। इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमको डायमीटर पता है, हमको सिलेंडर का और लेंथ पता है, और सिमिलरली हम फिर गैस इक्वेशन लगा के हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी हैव मास एंड वॉल्यूम, सो वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट enthalpy and entropy of this system. So for this system, these are the properties which define the system. ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में? सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम के बारे में ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे रही है, और जब इनका एक हमने सेट बना लिया तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टी क्या क्या है? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, जितनी इनफाइनाइट जितनी भी प्रॉपर्टीज अब और कैलकुलेट हो सकती हैं, जो हमने अभी तो हमने कुछ तो मेजर करी और कुछ निकाली, और कुछ बच रही होंगी तो वो भी निकाल लेंगे, मगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यूनिक होंगी फॉर दिस कंडीशन। मतलब सिस्टम की इस कंडीशन के लिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो सेट बनाया है ये यूनिक होगा। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो क्या होगा? सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी। If the value of even single property of the system changes, the state will change. तो अगर हमें स्टेट डिफाइन करनी है तो हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है। तो जब हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी तो उसके लिए हमारी जो स्टेट है वो फिक्स हो गई। अगर उसमें से मान लीजिए एक प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई तो हमारा जो सेट था वो तो फिर वो नहीं रहा, कुछ और सेट बन गया, दूसरा सेट बन गया। तो जब दूसरा सेट बन गया तो दूसरे सेट के लिए जो स्टेट होगी वो भी दूसरी होगी। ठीक है, अभी और क्लियर होगा ये चीज। मान लीजिए ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, और जो हमारी गैस की जो इनिशियल स्टेट थी, वॉल्यूम कितना था? 2 मीटर क्यूब, और जो टेम्परेचर था वो कितना था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी यहां पर सिर्फ हम दो ही प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम की स्टेट डिफाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टी बहुत हैं। ठीक है, अब मैंने एक डायग्राम ले लिया है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का। तो कैन यू आइडेंटिफाई वेयर आवर स्टेट लाई ऑन द टीवी डायग्राम? टेम्परेचर और वॉल्यूम जो डायग्राम है हमारा, इस पे हमारी गैस की जो स्टेट है, जो इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी है, इसकी स्टेट हम इस वाले डायग्राम में कहां पर दिखा सकते हैं? कोई बताएगा? आशुतोष मलिक। यस सर। हाँ बेटा, बताइए कहां पर कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? आपने जैसे अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसमें वहां पर उसकी पॉइंट निकाल सकते थे कहां पर है करके ग्राफ में। सिमिलरली हम यहां पर भी क्या करेंगे? हमारा वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और वॉल्यूम कितना होगा? 2 मीटर क्यूब। यानी कि ये हमारी क्या आ गई? स्टेट 1 या फिर इनिशियल स्टेट। दैट इज क्लियर? क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। जी सर। ओके, अगर मान लीजिए जो हमारी गैस की अगर एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही, कौन सी प्रॉपर्टी? वॉल्यूम। सिर्फ वॉल्यूम चेंज हुआ, हमारा कितना हो गया? वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, मगर टेम्परेचर क्या रहा? सेम रहा। क्लियर? हमारा जो वॉल्यूम था, एक हमने गैस की स्टेट डिफाइन कर दी। मान लीजिए पिस्टन यहां पर है, अभी पिस्टन जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये जो वॉल्यूम है वो तो कम होगा, बट हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 1 हो गया, तो जो हमारी नई स्टेट आएगी वो कहां पर आएगी? इस पॉइंट पर। तो यहां पर हमारी सेकेंड स्टेट आ गई। क्लियर? तो जो हमारा सिस्टम था वो धीरे धीरे इस तरफ को आया और यहां पर पहुंच गया। तो यानी कि सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। स्टेट अच्छे से क्लियर हो गया? स्टेट अच्छे से क्लियर हो गया। एक स्टेट हमारी ये है, यहां पर सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और जब यहां पर पहुंच गया तो भी सिस्टम किस में है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो जब
सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाता है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। क्लियर? यानी कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। क्लियर? सो चेंजिंग ऑफ सिस्टम स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस। तो आपको स्टेट की डेफिनेशन समझ में आ गई। स्टेट क्या था? यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रोसेस क्या है? चेंजिंग ऑफ सिस्टम स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज नोन एज प्रोसेस। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लीजिए जब आपका पिस्टन मूव कर रहा था, इस वाले एग्जांपल में, तो अभी वॉल्यूम कितना है यहां पर सिलेंडर के अंदर? 2 मीटर क्यूब। जब वो धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करेगा और कहां पर पहुंच जाएगा? 1 मीटर क्यूब पे। तो हम बोल रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आ गया है। मगर इन बिटवीन जब वो यहां से चलना शुरू हुआ तो उसका वॉल्यूम पहले 1.9 हुआ होगा, 1.8 हुआ होगा, 1.5 हुआ होगा, 1.1 हुआ होगा, तब जाके 1 पे पहुंचा होगा। ठीक है? ऐसी हुआ होगा। सीधे सीधे तो 2 से सीधे 1 पे नहीं आया होगा। पहले उसका वॉल्यूम कितना हुआ होगा? 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, इस तरीके से कम होते हुए चला होगा और फाइनली वो 1 मीटर क्यूब पे पहुंचा होगा। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक इनके बीच में भी बहुत सारी स्टेट्स आई हैं, इसके बीच में भी बहुत सारी स्टेट आई है, बट हम रुके यहां जाके हैं। बट इनके बीच में भी बहुत सारी स्टेट आई है, जहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री था, वॉल्यूम 1.9 था, टेम्परेचर 20 था, वॉल्यूम 1.5 था। इस तरीके से बहुत सारी स्टेट्स आई हैं। ठीक है? सो द सीरीज ऑफ स्टेट्स, जो यहां पर सीरीज ऑफ स्टेट, जो पूरी लाइन लगी हुई है स्टेट्स की, द सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच अ सिस्टम पास ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड पाथ ऑफ द प्रोसेस। तो जिस रास्ते से होते हुए सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है उसको क्या बोलते हैं? पाथ फॉर द प्रोसेस। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. हर्ष Yes, sir. हर्ष बताएगा बेटा, हर्ष स्टेट क्या होता है? स्टेट The changing of one state from one equilibrium to another equilibrium. बेटा ये तो प्रोसेस होता है। स्टेट यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या होता है? यूनिक Unique सेट ऑफ set. द प्रॉपर्टीज फॉर अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट। ठीक है? और प्रोसेस क्या होता है? चेंजिंग ऑफ सिस्टम स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज नोन एज प्रोसेस, एंड द सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच अ सिस्टम पासेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज नोन एज पाथ ऑफ द प्रोसेस। तो सिंपल देखिए, याद करने में कुछ नहीं है, आप 2 मिनट में याद भी कर लोगे इसको। कुछ एक लाइन की डेफिनेशंस हैं, बट अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इजी हो जाएगी आगे के लिए। तभी इतना फोकस भी कर रहा हूं इन चीजों पे। ठीक है? सबसे पहले आपने सिस्टम की स्टेट डिफाइन करी। यस हेलो यस। सर, इसमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, जब चेंज हो रहा है वॉल्यूम इसका? वो बेटा आगे अभी एक एग्जांपल में आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है? उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को अपने मन के अंदर दबा के रखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? और बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि हमको कैसे पता चलेगा। एक्चुअली में हमको पता नहीं चलता है। ठीक है? अभी मैं इस चीज को बोलूंगा तो अभी आपको जो समझ रहे हो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दीजिए। अभी मैं जब आगे जाकर रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये चीज कैसे हो रही है। ठीक है? या क्वासीस्टैटिक प्रोसेस पढ़ाऊंगा जो नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, जब वो बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ये चीज। ठीक है? वेरी गुड। तो सिस्टम ने पहले हमको एक स्टेट पता है उसकी, और फिर हमको दूसरी स्टेट पता है। तो जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है तो उस चीज को हम बोलते हैं प्रोसेस। और जो वो ड्यूरिंग जिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट से पास होते हुए जाता है उसको क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ द प्रोसेस। ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, जो वो पाथ फॉलो कर रहा है एक स्टेट से जाने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, जो वो पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ से हम क्या करते हैं? प्रोसेस को कोई नाम दे देते हैं। जैसे इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इस प्रोसेस को हम बोल दे रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है ना आपको, पहले टेम्परेचर यहाँ पे 20 था, यहाँ पे भी 20 है, बीच में भी 20 रहा, तो इस ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्लियर? अब मैं बार बार कभी वर्ड बोलूंगा प्रोसेस तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है। क्लियर?
क्लियर सर। Okay. So, based on the specific path followed by a system during a changing of state, यानी कि जो वो पाथ फॉलो कर रहा है स्पेसिफिक, जब सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज, प्रोसेस को हम डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, यानी कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गया तो इंटायर प्रोसेस में क्या रहा? टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर फॉर एक सॉरी if for the entire process pressure remain constant, then the process is isobaric. If the for the entire process volume is constant, then the process is isochoric. If there is no heat transfer in the process, then we can say the adiabatic process. Okay, clear? yahan tak clear? Yes sir. Okay, so अब जिसका नाम लूंगा बेटा वो मेरे को जवाब देगा, ठीक है? कुंज वर्मा, कुंज वर्मा, आर यू देयर? यस सर। व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या है सर? यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। वेरी गुड बेटा। करण, यस सर। व्हाट इज प्रोसेस? सर प्रोसेस, सर चेंजिंग ऑफ वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट। वन स्टेट इनटू अनदर नहीं, चेंजिंग ऑफ सिस्टम स्टेट। किसकी स्टेट है? सिस्टम की। सिस्टम स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज नोन एज प्रोसेस। ओके, वेरी गुड। दीपक कुमार, Yes sir. व्हाट इज पाथ बेटा? Sir, path is the changing of the system from one equilibrium to another equilibrium is known as path. Path is a series of equilibrium state. क्या है? Series of equilibrium state. जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये क्या है? जिन जिन equilibrium state से होके जा रहा है वो क्या है? पाथ है उसका, ठीक है? ओके। आयुष गोपाल, आर यू देयर? अनुज यादव, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस सर आइसोकोरिक, यस, जिसमें सर सर जैसे जिसमें सर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और सर वॉल्यूम चेंज होता रहता है, उससे बोलते हैं आइसोकोरिक। नहीं बेटा, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो आइसोथर्मल होती है, जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबारिक। प्रेशर आइसोबारिक। अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, एडियाबैटिक। ओके, so far we have studied the system properties, state, path and process. Okay, and we have also discussed the thermodynamic equilibrium. Now we will move to the another topic, that is cyclic and non-cyclic process. तो हमने प्रोसेस समझी, अब एक प्रोसेस की अलग से कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? A cycle is defined as a series of process. तो अगर मान लीजिए सीरीज मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरी जुड़ी हो, दूसरी के बाद तीसरी जुड़ी हो, तीसरी के बाद चौथी जुड़ी हो, अगर इस तरीके से सीरीज बनी हुई है एक प्रोसेसेस की, यानी कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रोसेस होने में लगी है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? साइकिल ऑफ द नहीं, क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक प्रोसेस या फिर साइकिल बोल सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए जैसे ये है हमारा टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम है, अगर इसमें एक कोई प्रोसेस हो रही है 1 से 2 और उसके साथ जुड़ते हुए 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 1, तो ऐसी अगर कोई सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो उसको बोलते हैं हम साइकिल। ठीक है? अ सिस्टम इज said to have undergone a cycle if it returned to its initial state at the end of the process. तो ये तो अच्छी बात है कि साइकिल कैसे क्या होती है? सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होती है, बट हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस को तभी साइकिल बोल सकते हैं जब उसकी जो इनिशियल, जो उसकी एंड स्टेट है, और जो इनिशियल स्टेट है वो सेम हो। यानी कि साइकिल शुरू हुई 1 पॉइंट से, इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट से 1 से 2 गई, 2 से 3 गई, 3 से 4 गई, और अगर वो लौट के दोबारा से 1 पे आ जाए
अगर वो लौट के दोबारा से 1 पे आ जाए, उसकी फाइनल स्टेट और जो उसकी इनिशियल स्टेट थी वो सेम हो, तभी हम किसी सीरीज ऑफ स्टेट्स को, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस को साइकिल बोल पाएंगे। ओके, दैट इज क्लियर। तो ये वाली कंडीशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए कि जो सिस्टम है वो रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो जो हमारी जो फाइनल प्रोसेस है जब वो कंप्लीट होगी तो जो हमारा सिस्टम जहां से चला है वहीं पर वापस पहुंचना चाहिए। इट मींस फॉर अ साइकिल द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट शुड बी आइडेंटिकल, यानी कि जो उसकी इनिशियल और जो फाइनल स्टेट है वो हमेशा सेम होगी, यानी कि एक ही होगी, तभी हम जो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है उनको उसको हम साइकिल बोल पाएंगे। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो साइकिल क्या है? सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है। इस तरीके से है कि जो हमारी फाइनल स्टेट होगी वो इनिशियल स्टेट पे लाई करेगी, यानी कि जो इनिशियल और फाइनल जहां से शुरू किया था वहीं पे जाकर एंड होगी। तो यानी कि हम साइकिल को फिर हम लिखते कैसे हैं? अगर कोई हमारे पास साइकिल है या कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? 1 2 3 4 1, यानी 1 2 3 4 1। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से 2 हुई प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस हुई, 3 से 4 प्रोसेस हुई और 4 से फिर दोबारा से 1 हो गई। तो इस तरीके से हम किसको डिनोट करते हैं? साइक्लिक प्रोसेस को। अगर कोई प्रोसेस ऐसे है 1 से 2 तो वो साइकिल नहीं है। अगर कोई प्रोसेस 1 से 2 है, 2 से 3 है, 1 से 2 2 से 3 तो भी साइकिल नहीं है। 1 से 2 2 से 3 3 से 4 तो भी साइकिल नहीं है। क्यों? सीरीज ऑफ प्रोसेसेस तो है बट जो हमारी एंड स्टेट है वो हमारी इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं पहुंच रही है। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अगर हमारी जो फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट के आइडेंटिकल होगी तो ही हम क्या बोल पाएंगे? साइक्लिक प्रोसेस हुई है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर, क्लियर। ओके, अब ये बताइए इसमें से कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? आज नहीं कर पाओगे आप। सर प्रेशर। सर अरे प्रेशर में नीचे specific ऑप्शन देखो, enthalpy and pressure. अरे Option नीचे B. ऑप्शन लिखो लिखो लिखो, यहां नहीं। Yes, the correct answer is B. काइनेटिक एनर्जी क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो स्पेसिफिक एनर्जी तो नहीं है, ठीक है, बट यहां पर क्या है? ये एंथैल्पी है बट स्पेसिफिक एंथैल्पी है, यानी कि इट मींस इट्स अ intensive property. Similarly, the pressure is intensive property, and entropy is a extensive property, but specific entropy is a intensive property, but it is a entropy, so it is a extensive property. So which of the following are intensive? Only specific enthalpy and pressure. So B is correct. Now next is consider the following properties: temperature, viscosity, specific entropy, thermal conductivity. Which of the above properties of a system are intensive? कौन कौन सी है बेटा intensive? बताइए बताइए। आकाश गोयल, जतिन, कौन सा छोड़ दिया बेटा जतिन ने? अरे जतिन बेटा टेम्परेचर कहां छोड़ दिया तूने? Yes, D. All properties are intensive property. So temperature already know intensive property. Viscosity is also intensive property. Specific entropy है तो specific property होगी, और thermal conductivity है तो वो भी क्या होगी? Specific property होगी। अगर आप किसी लोहे की रॉड को 2 पार्ट में तोड़ दो तो उसकी कंडक्टिविटी चेंज थोड़ा ना होती है, तो इट मींस इट्स अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जब भी आपको कभी डाउट हो कि कैसे करना है कि ये थर्मल कंडक्टिविटी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, तो जो मैंने एग्जांपल बताया कि कोई भी सिस्टम लीजिए, उसमें वो प्रॉपर्टी एज्यूम कीजिए और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। अगर उसमें 2 पार्ट में डिवाइड करने से अगर वो प्रॉपर्टी हाफ हो रही है, इट मींस इट्स अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो लोहे की कोई रॉड है, उसको अगर काटेंगे बीच से तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होना होगी, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके ओके जी सर। ओके सो दिस इज अभी थैंक यू नहीं हुआ बेटा, नेक्स्ट लेक्चर खोलने दो मुझे। 5 मिनट अभी एक स्टार्ट कर रहे हैं। जो इसने क्वेश्चन पूछा था बेटे ने, एक लड़के ने,
ठीक है, वो अभी क्लियर होगा बेटा कि हमको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम जो है, आपको शो हो रही है स्क्रीन? जी सर। यस सर। Yes, sir. Okay. So we have so far studied the state, process, path, and different type of process: isochoric, isobaric, ठीक है, isothermal, adiabatic. तो एक इन सब प्रोसेस के, अगर ये इन प्रोसेस से को डिफाइन करने के लिए मान लीजिए कोई भी बेसिक जो बेसिक होता है, ठीक है, कि ये प्रोसेस कैसे डिफाइन होगी, कि पाथ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सीरीज ऑफ स्टेट्स जो मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन पाथ की, वो कहाँ से मिलेगी, वो यहां से मिलेगी क्वासिस्टेटिक प्रोसेस से। ठीक है, मान लीजिए चेंज प्रोसेस, सबको पता है कि प्रोसेस क्या होती है, हम जानते हैं प्रोसेस क्या होती है। चेंजिंग ऑफ सिस्टम स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कोई एंड द सीरीज ऑफ, और जो उसके साथ जो पाथ डिफाइन हो रहा है, जिनसे वो पास होके जा रही है, सीरीज ऑफ स्टेट जिनसे वो पास होते हुए जा रहा है, तो उससे क्या डिफाइन हो रहा है, पाथ डिफाइन हो रहा है किसी भी प्रोसेस का। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कोई सिस्टम लिया है, ठीक है, सिस्टम लिया है, सिस्टम क्या लिया, अगेन मैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले रहा हूं, इसके अंदर कोई गैस फिल है। ठीक है, एक मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है, इसके अंदर कोई गैस फिल है, और इनिशियली जो पिस्टन है, अब देखिए दो पोजीशन है यहां पर, एक टीडीसी एक बीडीसी। जो टीडीसी है यानी कि पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, और जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहां तक जा सकता है। तो इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर और इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। ऐसा नहीं है कि पिस्टन जब ऊपर को निकलेगा तो निकल के सीधे बाहर ही चल जाएगा, या फिर जब नीचे को आएगा तो यहां तक टच हो जाएगा। तो जो लोअर पोजीशन होती है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, और जो अपर पोजीशन होती है उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। तो जब पिस्टन अभी जब नीचे को है तो कहां तक है, बॉटम डेड सेंटर पे। अब क्यों है वो, क्योंकि यहाँ पर एक W वेट रखा हुआ है। इस W वेट की वजह से जो गैस है वो कंप्रेस हो रखी है। जब गैस कंप्रेस हो रखी है तो यहाँ पर जो मिनिमम पोजीशन पे जहां तक पहुंच सकता है पिस्टन वहां तक पहुंच गया। तो यानी कि जो ये गैस है इनसाइड द सिलेंडर वो कंप्रेस्ड फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म समझते हैं आप। ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा और वॉल्यूम तो हमको दिख ही रहा है कि वॉल्यूम बहुत कम है। तो हम इसको पीवी डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं। अब ये जो इस सिस्टम की जो गैस है इसकी स्टेट डिफाइन कर रहे हैं हम। तो बेटा स्टेट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो यहाँ पर P1 पे यहाँ पर प्रेशर है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है तो V1 इसका प्रेशर है। तो हमने यहाँ पर सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी है जो गैस है इसकी। अब ये गैस जो है कंप्रेस्ड फॉर्म में। अब तो हमको पता है कि जो गैस है वो किससे मिलकर बनी हुई है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब अगर हम इस वेट को यहां से रिमूव कर देंगे, अगर इस वेट को यहां से रिमूव करेंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, ये गैस कंप्रेस फॉर्म में एकदम से एक्सपेंड करेगी और ये पिस्टन मूव होकर टीडीसी पे आ जाएगा। पिस्टन टीडीसी पे आ गया तो हम कहां पर पहुंच गए, सीधे स्टेट 2 पे। उसका प्रेशर P2 हो जाएगा और उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। बेटा जरा एक बार रिस्पॉन्स देना, यहां तक समझ में आ रहा है सब? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। इमेजिन, क्लियर इमेजिन हो रहा है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कोई, फिर से समझा रहा हूं दोबारा से, हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, इसके अंदर कोई गैस भरी थी, पिस्टन के ऊपर W वेट रखा था जिसकी वजह से गैस कंप्रेस फॉर्म में है, बिल्कुल दबी हुई है। ठीक है, दबी हुई है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो गई है, क्लोजली पैक्ड है। हमने स्टेट डिफाइन कर दी पीवी डायग्राम में गैस की। ठीक है, जैसे ही हम इस वेट को रिमूव करेंगे तो ये गैस जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? जी सर। ओके, Yes, sir. और हमारा जो सिस्टम है वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। बट होता क्या है, जब हम ये वेट को रिमूव करेंगे तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल पिस्टन से चिपके हुए हैं, ये तो जैसे ही पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ भाग जाएंगे इसके साथ और दूर दूर स्पेसिंग हो जाएगी। बट जो ये कॉर्नर्स में, जो ये बॉटम पे बिल्कुल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे, देखिए, अब मैं वेट रिमूव करूंगा, यहां से मैंने वेट रिमूव किया, तो जैसे ही वेट रिमूव किया जो पास वाली, जो पिस्टन के पास वाले मॉलिक्यूल से वो क्या हो गए, सीधे मूव कर गए हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मूव कर गए और इनके बीच की जो जो डिस्टेंस थी दो मॉलिक्यूल्स के बीच की, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो इंक्रीज हो गई है। बट जो मॉलिक्यूल्स जो दूर थे वो अभी भी क्लोजली पैक्ड हैं। तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं, कोई बताए मुझे? नहीं है सर। नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल पास पास है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है बट इस तरफ प्रेशर कम है। तो जो गैस होगी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरफ को मूव करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अभी हम इसका प्रेशर या टेम्परेचर या वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम तो खैर इसका जो भी हो गया है, मगर हम इसको नाप नहीं सकते अभी कुछ भी। ठीक है,
मगर जब ये थोड़ी देर बाद जब ये गैस दोबारा से अपने आप को क्या करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल अपनी जो है सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, तभी हम सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया। तभी हम रिपीट कर दो सर एक बार। हाँ, एक बार फिर से समझाऊं, एक बार फिर से समझाऊं बेटा? यस सर। जी सर, थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर दो। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ ना, फिर तुमको दोबारा से समझाऊंगा इस चीज को, तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी थोड़ा इसके आगे की पिक्चर देख लो कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अभी जब फिर से चलो एक बार, जैसे ही हमने वेट रिमूव किया तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर की तरफ चले गए, जो पास वाले थे पिस्टन के, बट जो दूर वाले थे वो अभी वैसे के वैसे ही हैं। तो अभी यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो यानी कि हम इसकी स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते कि कहां पहुंचा सिस्टम। वॉल्यूम तो इसका यहाँ V2 पहुंच गया, बट प्रेशर कितना हुआ ये नहीं पता हमको, क्योंकि प्रेशर तो चेंज होने में लगा है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वैसे वैसे इसका प्रेशर दोबारा सेट होगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तभी हम इसकी स्टेट डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, हमने इसकी स्टेट डिफाइन कर दी, बट इस वाले पार्ट में हम ये नहीं बता सकते कि सिस्टम ने ये वाला पाथ फॉलो किया, कि ये वाला पाथ फॉलो किया, या ये वाला पाथ फॉलो किया। तो यानी कि हम ये तो बता दे रहे हैं कि प्रोसेस हुई, बट हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि प्रोसेस कैसे हुई, यानी कि सिस्टम जो है कहां से होते हुए गया। अगर इसी चीज को हमको डिफाइन करना है कि प्रोसेस कैसे हुई, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वेट था W, इसको हमने n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया है। ठीक है बेटा, n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में तोड़ दिया है, तो उससे क्या होगा, हम एक बार में सिर्फ एक वेट उठाएंगे। एक बार में सिर्फ एक वेट उठाया, देखो ये वाला वेट उठाया, तो क्या हुआ, जो ये अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स थे, अब वहां पर चेंज क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम हुआ है। जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है बहुत कम हुआ है, तो चेंज इन जो प्रेशर है वो भी बहुत कम है, और सिस्टम जल्दी से इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि सिस्टम कहां से पास होके गया है। सिमिलरली जब हम दूसरा वेट उठाएंगे तो फिर दोबारा से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। इसी तरीके से हम जब एक एक करके वेट उठाएंगे तो हमको क्या है, ये सिस्टम जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट में आते जाएगा, और हमको पता चलते रहेगा कि ये कहां से पास होके गया है। और जब हमने सारे वेट उठा दिए तो वो फाइनल स्टेट में पहुंच गया अपने V2 वॉल्यूम पे और प्रेशर P2 पे। तो तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम की स्टेट क्या है। तो जब भी हमको पाथ डिफाइन करना होता है सिस्टम का, तो जो प्रोसेस होनी चाहिए वो बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए। धीरे धीरे इसलिए कि जैसे अगर धीरे धीरे होगी, बहुत धीरे धीरे अगर हो रही है, यानी कि जो उसको सिस्टम है उसको इक्विलिब्रियम में आने का टाइम मिल रहा है। जरा सा प्रेशर चेंज हुआ, जरा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जो अंदर इक्विलिब्रियम था वो सेट हो गया है। जब वो इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो हम पाथ, जो हम उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम धीरे धीरे इसको एक वेट उठा रहे हैं, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने दे रहे हैं, एक वेट उठा रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आने दे रहे हैं, एक वेट उठा रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आने दे रहे हैं, इसी तरीके से जब हम करते हैं तो हम सिस्टम की फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं, और तभी हम उसका पाथ भी बता पाते हैं कि इसने क्या पाथ फॉलो किया है। ठीक है, अगर हम एक ही बार में जिस तरीके से वेट उठा रहे थे यहाँ पर, तो जब एक बार में वेट उठा रहे तो सीधे वॉल्यूम इतना बढ़ जा रहा था, और फिर प्रेशर अंदर कैसे चेंज हो रहा था ये हमको नहीं पता कि कैसे चेंज हुआ है। तो इस वाले जब ये वाली प्रोसेस में हम पाथ नहीं डिफाइन कर पा रहे थे कि कैसे पाथ चेंज हो रहा है। ठीक है, सो टाइम हो गया बेटा आज का। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस को यहाँ से मैं कल से फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करूंगा क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस से। ओके ओके सर। और थैंक यू सर। और आप लोग बेटा एक क्विज आया होगा, एक क्विज आया होगा, ठीक है, क्लास में आपकी, आप उस क्विज को करेंगे। ठीक है, अभी ना आया नहीं। अभी नहीं आया, क्विज आ गया होगा बेटा, क्विज आ गया होगा आपका। ठीक है सर नहीं आया अभी। क्विज आ गया होगा यार बेटा, ऐसा कैसे हो गया? देखता हूं, चलो मैं एक बार मैं करके देखता हूं।